मैं आप लोगों के माध्यम से ये जो 2 तारीख का प्रोग्राम है, इसमें आप सब लोगों को, सभी भाइयों को हाथ जोड़ के सामाजिक आमंत्रण देता हूं और सामाजिक अपील करता हूं कि तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। जय आदिवासी। दादा, जैसे कि भारत और मध्य प्रदेश दोनों को टाइगर कैपिटल कहा जाता है और पूरे विश्व में 60% से ज्यादा शेर जो है, प्रतिशत से ज्यादा शेर वो भारत में निवास करते हैं और उनके संरक्षण के लिए, उनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय वन्य संस्थान द्वारा जो एक नया प्रोजेक्ट वर्तमान में लागू किया गया है, तो जानकारी हमें ये मिली कि इस प्रोजेक्ट के तहत में हजारों और जो लाखों घर वाले लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले एक बात क्लियर हो जाए कि ये जो आप टाइगर कैपिटल बोल रहे हैं, ये जो टाइगर कैपिटल घोषित करे वो क्षेत्र किसके है? वो टाइगरों की पॉपुलेशन बरकरार बढ़ रही है, वो किनकी वजह से बढ़ रही है? उसमें भारतीय वन्य जीव विभाग का जो संरक्षण विभाग संस्था का क्या योगदान है और आदिवासियों की और उनकी संस्कृति का क्या योगदान? आप देखिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर इन क्षेत्रों में मिलते हैं। कान्हा आपका हो गया, पेंच हो गया, ये मध्य प्रदेश की एरिया नहीं, उधर झारखंड, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, यहां से केरल तक के ये बेल्ट हैं। बहुत बड़ा बेल्ट है ये। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की है, हमको एक षड्यंत्र मालूम होता है कि ये पूरा अटैक आदिवासियों पर है, ओबीसी पर भी है, यहां के दलितों पर भी है। 20% ओबीसी इस प्रोजेक्ट में उनकी जमीनें और उनके घर और उसके गांव, उनका पॉपुलेशन विस्थापित होगा। 10 से 15% दलित विस्थापित होंगे और करीब करीब इस क्षेत्र के 80% आदिवासी विस्थापित होने वाले हैं। उनकी जमीनें हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथ से जाएगी। ये प्रोजेक्ट है, इसकी रिपोर्ट देख लीजिए आप। मैंने इसका पूरा रिपोर्ट पढ़ा है, हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब करीब 1 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे, 20 लाख ओबीसी विस्थापित होंगे, 15 लाख दलित विस्थापित होंगे। कुछ और भी ओपन के भाई है, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं, वो भी लेके रहते हैं, वो फॉरेस्ट डेवलपर्स है, वो भी विस्थापित होंगे। यहां झगड़ा इस बात का हो गया है, अभी एक षड्यंत्र मालूम हो रहा है कि शेर रहेगा या आदिवासी रहेगा, ये जंगल में कौन रहेगा ये तय किया जा रहा है। अरे जंगल में आदिवासी था करके जंगल सुरक्षित था, जानवर सुरक्षित थे। ये उनकी संस्कृति का मेन विशेषता है, उनकी कल्चर की वजह से ये सब चीजें हैं। पर्यावरण जिंदा है आदिवासियों की वजह से, उनकी कल्चर की वजह से। वन्य प्राणी जिंदा है आदिवासियों की वजह से, उनकी कल्चर की वजह से। बाकी का क्या योगदान है भाई? जिसका योगदान है आप उसी को विस्थापित करना चाहते हैं। एक नए टाइप का झगड़ा इस देश में खड़ा कर दिया। अब हम लोग जो आदिवासी, कभी आदमी और आदमी के बीच की बातें थी, आज हमको जानवरों से लड़ना पड़ रहा है कि आप शेर को रख रहे हो लेकिन हमको भी जिंदा रखो। दादा, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये था कि जिस तरीके से जो शेर है वर्तमान में वो विलुप्त होती हुई प्रजाति है और आगामी भविष्य में शायद उसका वंश रहे या ना रहे, तो इसके लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया, क्या ये सराहनीय है या नहीं? आदिवासियों को विश्वास में लिया गया नहीं है इसके बारे में, आदिवासी जीवन के बारे में नहीं। जिस प्रकार से शेरों के जीवन के बारे में सेंसिटिवली ये लोग सोच रहे हैं, भारत ने, विश्व के बाकी देश भी आदिवासियों के संरक्षण और उसके जो सांस्कृतिक जीवन शैली है उसके बारे में सोचते हैं। भारत तो वो देश है जहां के पॉपुलेशन का जो जनगणना का जो फॉर्म है उसमें कल्चर का कॉलम नहीं है। या भारत पूरा धार्मिक देश है? भारत के आदिवासी कल्चर, पूरे विश्व के आदिवासी कल्चर को मानते हैं। आदिवासी धर्म प्रधान देश नहीं है, सांस्कृतिक प्रधान देश है। वो कल्चर का उसमें कॉमन कल्चरल कोड तक नहीं है यहाँ की जनगणना में, उसका वैल्यू ही नहीं है। मेरे को बताइए ना, कौन से धर्म ने जंगल को, जल जमीन जंगल को सुरक्षित किया? मेरे को बताइए, इसके ऊपर डिबेट कीजिए। जितने पर्यावरणवादी है, जितने बाकी लोग हैं, उन्होंने आदिवासियों से डिबेट करके बताना चाहिए। खुली चुनौती है हमारी कि किसका योगदान है। और उसी कल्चर को समाप्त करने की बात कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से सब लोग जिंदा है। पर्यावरण नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, जंगली जानवर नहीं रहेगा, तो इकोनॉमिकल वो जो इकोलॉजी है वो इनबैलेंस हो जाएगी। वो बैलेंस किसने बना के रखा है? वो योगदान तो कभी आप मानते ही नहीं हो कि आदिवासियों का है। पूरा विश्व मान रहा है उसको, भारत नहीं मानता है। ये बड़ी दुख की बात है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो बहुत से आदिवासी और जो दलित और जो ओबीसी भाई लोग हैं जो विस्थापित हो जाएगी, तो इनके अधिकारों की रक्षा के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएगी? उनके तो जीवन पे ही संकट मंडरा रहा है। हम तो सोच रहे हैं उस दिशा में, हम जो राज्य से ये जाएगा, जिस प्रकार से इन्होंने
रोड बनाए हैं, समृद्धि हाईवे बनाए हैं, उसमें कितने आदिवासी गए उसका अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। उनकी जमीनों का क्या हुआ, उस पर क्या समाधान, कुछ रिपोर्ट्स तो हमारे पास नेगेटिव आई है। वही होगा इसमें भी। इसके पहले भी पेच और काना में लोगों को हटाया गया बफर जोन के नाम से। अभी तक के बहुत सारे लोग हैं जिनको फायदा नहीं मिला। आप 10 लाख रुपए देके उसकी पूर्वजों की जमीन छीन लोगे, उसकी जमीन की कीमत 10 लाख है और एक गैर आदिवासी भाई की जमीन की कीमत 1 करोड़। उसकी जमीन में भी गेहूं होता है, इसकी जमीन में भी गेहूं होता है, वो भी उसी जमीन की वजह से जिंदा है, ये भी उसी जमीन की वजह से जिंदा है। उसका प्रॉपर इकोनॉमिक वैल्यू आप मार्केटिंग वैल्यू बना देते। इस देश में आदिवासियों की जमीन खरीदी बिक्री वाली वस्तु नहीं है, वो उनकी परंपरा है, उनकी संस्कृति है। इसलिए आदिवासी की जमीन नॉन ट्रांसफरेबल लैंड बनाए थे, लेकिन इन्होंने उसको कमोडिटी बना दी है, एक वस्तु बना दी है, कमोडिटी बना दी है उसको कि भाई ये वस्तु है, खरीद लो, हम तुमको 5 गुना रेट देंगे। ये चीजें तो समझने के बाहर है। ये किसी देश में, विश्व के किसी देश ने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया जो भारत ने की है। अभी मुझे तकलीफ हो रही है इस बात की कि भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने लैंड बैंक की बात सामने लाया है। पैसे का बैंक आपने सुने होंगे, लैंड बैंक कहां से आ गया? दादा मैं कहना चाह रहा था कि हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि लैंड बैंक होता क्या है। ये जमीन पर, उस जमीन पर आप विदेशी कंपनियों को, पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रियों को आप इनवाइट कर रहे हो और उनको सब्सिडी दे रहे हो। आप अभी किसानों को क्या दे रहे हो? एक तरफ आप लैंड बैंक के लिए इंटरनेशनल फंडिंग को यहां लाना चाहते हो, अंतरराष्ट्रीय निवेश यहां बढ़ाना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप जमीन जिसकी लैंड बैंक के रूप में बोल रहे हैं, जिस जमीन पे आप इनवाइट कर रहे हो उन लोगों को, जमीन किसकी है? किसकी जमीन आपने जंगल झोपड़ी लगाई है? किसकी जमीन आपने सील की है, सीलिंग में लगाई है? किनकी जमीन है वो? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं ये 70% से ज्यादा जमीन आदिवासियों की है। और लैंड बैंक बनाया आपने, उसके बदले में आदिवासियों के लिए क्या प्लानिंग है? मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में एक सवाल मेरे तरफ से जाएगा कि एक आदिवासी का नाम बताओ जिसको 5 करोड़ लोन दी होंगी गवर्नमेंट ने और उसको इंडस्ट्री खोलने के लिए अप्रिशिएट किया होगा। कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते आप, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, कोई भी गवर्नमेंट रहे। इस पॉलिसी के लिए बात नहीं कर रहा है कोई, खुल के बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके हित संबंध जुड़े हुए रहते हैं। ऐसी पॉलिसी जिससे आम आदमी का भला हो, ऐसी पॉलिसी जिससे आदिवासियों का भला हो जाए। मैं आम आदमी और आदिवासियों में फिर डिफरेंस कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी आदिवासी हैं। उनकी जमीनें छीन ली आपने, उसका कल्चर खत्म कर दिए, उसको नेस्त नाबूद कर दिए, उसका एजुकेशन लेवल आपने नहीं बढ़ा और उसको आप मजदूरी बने रहने देना चाहते हो। कई नेताओं के तर्क है, कई पूंजीपतियों के और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के तर्क है, लेबर कहां से मिलेंगे अपने को? अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो हमारी लेबर का काम कौन करेगा, रास्ते का काम कौन करेगा? इस टाइप के कमेंट्स आते हैं आदिवासियों के बारे में। ये तो सबसे बड़ी दुख होता है हमको। ब्लड होना तो आदिवासियों का ले लो, जमीन होना आदिवासियों की, लड़कियां होना तो आदिवासियों की, सब चीजें उन्हीं से छीन रहे हैं आप। उनको दे रहे क्या है? 70% आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी इस देश की, 70% हिस्सेदारी है पूरे देश की आजादी की। 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। उनके हिस्से में क्या आया है? बेरोजगारी आई है, भूखमरी आई है, नक्सलवाद आया उनके हिस्से में, गरीबी आई है, शोषण आया है। वो इसके हकदार है क्या? वो तो ओरिजिनल इस देश के ओनर है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जिन्होंने कुछ नहीं किया, उंगली नहीं कटाए, वो देश प्रेम की बात बता रहे हैं। आदिवासियों को कोई देश प्रेम की बात नहीं समझा सकता है, राष्ट्रीयता आदिवासियों को नहीं समझा सकते। हमने तो सब कुछ दिया है इस देश के लिए, सब कुछ हमारा ले लिया गया है। हम इस स्टेज पे आ गए कि हम जिंदा कैसे रहेंगे, आज वो प्रश्न है। जो आदिवासी कभी राजा हुआ करता था, आज वो राशन की दुकान में बीपीएल कार्ड के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारे कुछ नेता है, पार्टियां बना ली है इन्होंने, कभी देखते नहीं, सिर्फ इलेक्शन के समय उनके सामने जाके खड़े हो जाते। उन गरीबों की कोई बेसिक लड़ाई नहीं लड़ता है। तो ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है, पूरे देश भर में हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। हो सकता है ये 2 अप्रैल के बाद हम लोग पूरे देश भर में इस विषय को लेकर काम करेंगे। हमारे साथ सभी धर्म समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण भी है, उनको भी मालूम है कि हमारी जो विचारधारा है बिल्कुल सही है, वो भी काम कर रहे हैं। मिशन में आपको यकीन नहीं होगा, हमने हर समाज के बच्चे को, जिसका कोई नहीं है, उसको हमने भूखे रहने के बाद हमारी रोटी में से रोटी देके उसको तैयार किया है। यह है मिशन। आदिवासियों का जो मिशन है, बेसिक मिशन है इस देश के हर आदमी के लिए। आदिवासी कभी किसी धर्म के विरोध में नहीं गया, किसी समाज के और जाति के विरोध में नहीं गया, लेकिन क्या मामला है, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं।
उन्हीं के बारे में असंवेदनशीलता दिखाई देती है। ये चलेगा नहीं। यह देश आदिवासियों का था, है और रहेगा। हम बता रहे हैं हमारे वंशज कौन है, उनको समझना पड़ेगा और एक डिसीजन इस देश में लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये जो 2 तारीख का प्रोग्राम है, इसमें आप सब लोगों को, सभी भाइयों को हाथ जोड़ के सामाजिक आमंत्रण देता हूं और सामाजिक अपील करता हूं कि तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। जय आदिवासी। धन्यवाद।